अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है, टर्म क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम इंग्लिश के अंदर कोई चीज लिखते हैं, जैसे सपोज मैं ये लिखूं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अब इसे मैथ में कैसे लिखूंगी? 5 तो लिख लिया मैंने, ठीक है, और 2 भी मैंने लिख लिया, तो ग्रेटर देन इसे मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? तो मैथ में हम इसके लिए सिंबल यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर सपोज हमें कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ हो, हमें करना हो, जैसे सपोज हम ये कह रहे हैं Asfa has 5 toffees and Hifza has some. How many do they have, or how many toffees? How many toffees do they have all together? उन दोनों के पास कुल कितनी टॉफीज है? अगर सपोज यहाँ सम नहीं होता बल्कि यहाँ लिखा होता हिफ्जा हैज 9 टॉफीज। अब क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव ऑल टुगेदर? आप क्या करते? आप 5 में 9 को प्लस कर देते और आंसर आ जाता आपका। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर 9 नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, सम है। तो अब सम को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हम कोई इंग्लिश अल्फाबेट लेंगे, यानी सम जब हम कह रहे हैं तो हम किसी इंग्लिश अल्फाबेट से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज मैं इसे सम को रिप्रेजेंट करती हूँ एक्स से, यानी मैं कहूं कि एक्स टॉफीज हैं हिफ्जा के पास, ठीक है। तो अब हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव ऑल टुगेदर? अब इसके लिए इसको जमा कैसे करेंगे, इसे ऐड कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम कहेंगे 5। अब हम क्या करेंगे? 5 प्लस, अब जैसे हमने 9 किया था तो अब 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ क्वांटिटी पता नहीं है, हमें यहाँ सम लिखा हुआ है। तो सम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स से, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स, ठीक है। तो यही के लेटर यानी किसी नंबर की जगह, यहां नंबर आता ना, जैसे पहले यहाँ 9 लिखा हुआ था, नंबर की जगह हमने क्या यूज किया? लेटर यूज किया, इंग्लिश अल्फाबेट यूज किया, और ये स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। जितना भी हम अलजबरा करते हैं उसके अंदर सब जगह हम ये स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो यानी यही अलजबरा है कि जिसमें हम नंबर्स की जगह क्या यूज करेंगे? अल्फाबेट्स यूज करेंगे, इसी को अलजबरा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो है बहुत आसानी से छोटी होके कैलकुलेट हो जाती हैं। तो असल तो ये तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कितने बड़े बड़े भी क्वेश्चंस हों तो वो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इससे। तो ये कौन सी ब्रांच है आपकी मैथमेटिक्स की? ये है अलजबरा, जिसमें नंबर के बजाय उनकी जगह क्या यूज हो रहे होते हैं? उनकी जगह अल्फाबेट यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, आप देखिए जब हमने ये नंबर और अल्फाबेट को मिलाया तो ये देखिए ये इस तरह कुछ बन गया, तो इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या बन गई? ये एक्सप्रेशन बन गई, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन में ये 2 चीजें हैं, यहां बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यानी एक टर्म ये है, इसे हम कहेंगे टर्म है। ये क्या है? ये टर्म है, और एक टर्म ये है, यानी ये एक्सप्रेशन जो है ये 2 टर्म है, यानी इसमें 2 टर्म है इस एक्सप्रेशन में। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। बास एक्सप्रेशन ऐसी होती है उसमें 1 टर्म है। सपोज अगर हमारे पास लिखा हुआ है 6xy तो ये एक टर्म कहलाएगी। इसी तरीके से हमारे पास लिखा है 9c, ये एक टर्म कहलाएगी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ अब ये एक्सप्रेशन जो है इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है। अच्छा, आप गौर से देखिए, अब इन 2 टर्म में क्या है? देखिए यहां इसका कोई नंबर नहीं है, ये नहीं, ये x कितनी मर्तबा है, क्या है ये हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है यहां कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। यहां पर क्या है? यहाँ पे 1 है। और इसी तरह इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है वो भी क्या है? 1 है। यानी हमें ये पता चला, और ये हम पीछे भी कई जगह पे पढ़ आए हैं कि अगर फर्ज करें आपके पास कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है
कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस वेरिएबल में जो यहां लगा हुआ होगा, सपोज यहां कुछ नहीं लगा हुआ, यहां 1 लगा हुआ है, यहां कुछ नहीं लगा हुआ, यहां 1 लगा हुआ है, तो ये चीज क्या है जो ये लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट यानी पावर। क्या कहते हैं इसे? एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, सब हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल आपने लिया है, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो लेटर आपने लिया है नंबर की जगह, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे ये है हमारा बेस। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इस टर्म के अंदर क्या क्या है? ये कोएफिशिएंट है, ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है, ठीक है। अब ये बात तो पता चल गई। अब इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या चीज है? आप ये देखिए, ये नंबर जो है 5, कंफर्म है 5, उसके पास 5 टॉफीज हैं, बस इसको तो आगे पीछे आप कर ही नहीं सकते क्योंकि कंफर्म है 5 टॉफीज है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या चीज होती है? कांस्टेंट वो चीज होती है जो बरकरार रहे, वो ही रहे, वो तब्दील ना हो। वेरिएबल क्या होता है? वो तब्दील हो जाए, यानी ये एक्स वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू देखिए। अब आप कह रहे हैं सम टॉफीज, यानी 2 टॉफीज भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इस सम की, है ना। यानी इस x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस वजह से हमने इसे कहा कि ये वेरिएबल है। और लेकिन क्योंकि हम ये टॉफीज हमें पता है ये 5 ही हैं, तो फिर जब नंबर आपको दिया हुआ हो तो आप उसे कहेंगे वो कांस्टेंट है। वो क्या है? वो कांस्टेंट है। वो क्या है? यानी इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो 2 टर्म्स है, ये 1 टर्म है, ये 2nd टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म के अंदर, ये फर्स्ट टर्म है, तो इस टर्म के अंदर ये है कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर भी जो इसका कोएफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लायर लगा हुआ होता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहां फर्ज करें, मैं लिख लेती हूं 2 है यहां, ठीक है, मैं कह रही हूं 2 है यहां पे, अगर सपोज, तो अब यानी इसका मतलब वो कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, वो कांस्टेंट है। देखिए ये तब्दील नहीं हो सकता, ये नंबर है, ये 2 है, ये 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है और ये वेरिएबल का मल्टीप्लायर है, यानी ये वेरिएबल से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। इसे हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो पर्टिकुलर आपको नंबर दिए हुए होंगे, वो नंबर क्या होंगे? वो कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो तब्दील नहीं हो सकते। तो जो अकेला लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है वो फिर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या कहलाएगा वो उस वक्त वहां पे? वो कहलाएगा कोएफिशिएंट। क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। तो फिर आपने देख लिया कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ये भी देख लिया आपने। ये भी देख लिया टर्म्स क्या होती हैं। इसी तरह आपने देख लिया कि कांस्टेंट क्या होता है, और आपको ये भी पता चल गया वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब लिटरल्स क्या होते हैं, अब ये देख लेते हैं कि लिटरल क्या है। सपोज मैं ये कहती हूं कि एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड की जगह मैं इस्तेमाल करूं ए ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस। इसी तरह अगर मेरे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो मैं क्या कहूंगी? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब लेंथ की जगह मैं एल यूज कर रही हूं और ब्रेथ की जगह मैं बी यूज कर रही हूं, ठीक है। तो फिर ये एल बी एस, यानी हम कांस्टेंट की जगह
कांस्टेंट की जगह या कोई किसी नंबर की जगह जो लेटर्स यूज करते हैं उन लेटर्स को मिला के, यानी कि चाहे वो कांस्टेंट की जगह हो चाहे वो वेरिएबल हो, हम सबको मिला के क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। यानी बास जगह पे कांस्टेंट की जगह भी जो है वो लेटर यूज हुआ होता है। सपोज एक एग्जाम्पल है आपके पास, ax प्लस by प्लस c। ये देखिए मैं यहां लिख के दिखा रही हूं, मिटा इसलिए कुछ भी नहीं रही हूं ताकि आपके जहन में रहे। तो देखिए ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है ax प्लस by प्लस c। देखिए c अकेला है तो यानी इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए by, तो इसका मतलब है y क्या है, यहाँ पे y वेरिएबल है, ax यानी x भी क्या है, वेरिएबल है, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ b दे रखा है। इसी तरह यहाँ नंबर नहीं है कोएफिशिएंट, यहाँ a दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो लेटर्स जो आप वेरिएबल या फिर आप कांस्टेंट के लिए जो लेटर यूज करेंगे उन सबको मिला के कहते हैं लिटरल्स। क्या कहते हैं, लिटरल्स। यानी लिटरल्स वो लेटर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी आपको पता नहीं होती, अननोन क्वांटिटी है। यानी अब यहाँ ना आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू पता है ना आपको वेरिएबल की वैल्यू पता है। यहाँ पे भी ना कोएफिशिएंट की वैल्यू पता है आपको, ना ही आपको वेरिएबल की वैल्यू पता है, और ना ही यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी अननोन क्वांटिटीज, यानी वो जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं हो, उनकी जगह पे अगर जो जो लेटर यूज हुए, जैसे मैंने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैंने क्या कहा, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब मुझे इसकी अननोन वैल्यू है ये, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो मैंने s मल्टीप्लाई s कर लिया। इसी तरह एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल है, मुझे उसकी ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, तो मैंने उसकी जगह लिख लिया l मल्टीप्लाई b। यानी मैंने लेटर यूज किए हैं उन क्वांटिटीज के लिए जो मुझे मालूम नहीं है। तो यानी अननोन क्वांटिटीज के लिए जो आप लेटर्स यूज करेंगे, चाहे वो वेरिएबल में यूज करें आप या वो आप कांस्टेंट के लिए यूज करें, वो सब मिला के कहलाते हैं लिटरल्स। यकीनन अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लिटरल्स क्या होते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा फिर रिपीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनी एक्सप्रेशन में अब ये प्लस है, तो यानी इसका मतलब है एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 1 2 टर्म है, ठीक है। तो ये है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ होता है, जब कोई कांस्टेंट नहीं होता तो 1 लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब है इसमें 1 कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को जो वेरिएबल का मल्टीप्लायर होके लगा हुआ है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसी तरह वेरिएबल को और जिसके ऊपर ये एक्सपोनेंट लगा हुआ होगा इसे बेस कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो आपको नंबर बाकायदा दे रखा है और अकेला है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं कांस्टेंट। और लिटरल्स किसे कहते हैं कि वो अननोन क्वांटिटीज जो आपको पता नहीं है, वो क्वांटिटीज जो आपको मालूम नहीं है, यानी वो अननोन है, उनके लिए एक्सप्रेशन, ये देखिए एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में आप जो जो लेटर्स यूज करेंगे वो सब लेटर्स वो मिलाकर आप उसको, चाहे वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं वो, या आप कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं, अननोन क्वांटिटीज के लिए जो लेटर्स आप यूज कर रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लिटरल्स, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल्स आपको करके बताती हूँ अलजबरा से। जैसे सपोज किसी बच्ची के 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने सेम रुपीज जो हैं उसको दिए, तीनों भाइयों ने सेम रुपीज दिए, जो एक भाई ने दिए वही दूसरे भाई ने दिए, वही तीसरे भाई ने दिए। यानी एक भाई ने अगर एक्स दिया है, दूसरे भाई ने भी एक्स दिया है, तीसरे भाई ने भी एक्स दिया है, ठीक है। और उसके अपने पास पहले से हैं 10 रुपीज। अब देखिए ये अननोन क्वांटिटीज है ना, लेकिन तीनों ने सेम दिए, इसलिए मैंने तीनों को फिर नाम क्या दिया, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। अब मैं कह रही हूं बताइए उसके पास कितने पैसे हुए, तो आपने क्या किया, इसको इनको सबको आपने प्लस किया, ऐसे ही करेंगे ना कि उसके पास टोटल कितने हो गए। अब आप देखिए, ये देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आप प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है। अच्छा अब आप
गौर करें, ये तीनों टर्म एक जैसी हैं। क्यों एक जैसी है? इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, यानी ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म कैसे है ये? क्योंकि जब हम टर्म देखते हैं तो हम उसमें कैसे देखते हैं कि लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। लाइक मीन एक जैसी और अनलाइक मीन डिफरेंट। तो ये एक जैसी टर्म है। क्यों? उनके वेरिएबल्स को देखते हैं, कोएफिशिएंट्स को नहीं देखते। कोएफिशिएंट कुछ भी हो, वेरिएबल्स को देखते हैं। अब ये तीनों के वेरिएबल एक जैसे हैं। कैसे? इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, 1 है, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, 1 है, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 1 है। तो इसका मतलब है जब ये तीनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो ये लाइक टर्म्स है। और अलजेब्रा में लाइक टर्म्स प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं। यानी इसका मतलब है इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा 3x और 10 रुपीज उसके अपने पास थे, ये लीजिए, ये भी एक एक्सप्रेशन बन गई। तो अब एक्सप्रेशन कितनी तरह की होती है? एक्सप्रेशन भी 3 तरह की होती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ पॉलिनोमियल्स है तो ऐसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल है ये? जिन एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर हो, होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव नंबर हो। जिन एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव नंबर हो। नॉन नेगेटिव कौन से होते हैं? नॉन नेगेटिव 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं नॉन नेगेटिव नंबर? एक आपके पास इसमें आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा आता है आपके पास 0। तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों को मिला के आप कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। तो पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है कि उसमें जितने भी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में तो सिर्फ 1 वेरिएबल है ना, x। अभी मैं और वेरिएबल लिख के आपको दिखाती हूं। तो अब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन में कितने भी वेरिएबल हो, अगर उन वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो नॉन नेगेटिव नंबर है। क्या मतलब है नॉन नेगेटिव नंबर है? यानी या तो पॉजिटिव इंटीजर है या फिर 0 है। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 जो भी कुछ हो, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी नेगेटिव नंबर नहीं है, और या फिर 0 हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब ये यहाँ x की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक अभी मैंने आपको लिख के दिखाई थी, मैंने लिखी थी ax प्लस by प्लस c, है ना। ये भी पॉलिनोमियल है। कितने टर्म की पॉलिनोमियल है? 1 2 3 टर्म की पॉलिनोमियल है। कितने टर्म की पॉलिनोमियल है? 1 2 3 टर्म की पॉलिनोमियल। लेकिन इसे पॉलिनोमियल क्यों कहा आपने? इसलिए पॉलिनोमियल कहा, देखिए इसका ये वेरिएबल है, इसमें ये वेरिएबल है, इसमें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कंसर्न नहीं है, हम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। देखिए इन दोनों में क्या है? 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है।